Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the cell lines. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सेल लाइंस क्या हैं और ये सेल लाइंस हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। जो भी टाइप्स ऑफ सेल लाइंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी डिफरेंसेस आते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट सेल लाइंस में उनको हम आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टूल एंड टेक्निक जो कि एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम का एचपी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेल लाइंस। सबसे पहले देखिए, पता होना चाहिए कि सेल लाइंस क्या होती हैं और इन सेल लाइंस को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास सेल लाइंस होती हैं उनको बनाने के लिए एक्चुअल में जो सेल लाइन है वो एक परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर होती है। क्या होती है सेल लाइन? एक तरह से ये परमानेंट एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर है। और ये जो सेल कल्चर होती है इसमें करैक्टरिस्टिक है कि ये प्रोलीफरेट करती है, मतलब कि डिवाइड करती है इनडेफिनेटली टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। जो ये सेल कल्चर है ये डिवाइड करती है, लेकिन इसको ग्रोथ करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? फ्रेश मीडियम, और साथ में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सेल लाइंस क्या होती हैं? परमानेंट एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर्स हैं जो कि इनफाइनाइट या इनडेफिनेट प्रोलीफरेट करेंगी और उन्हें हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्रेश मीडियम और साथ में स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी सेल कल्चर है वो डेवलप कैसे होता है? वो डेवलप होगा सिंगल सेल से। कहाँ से डेवलप होता है? सिंगल सेल से। एंड देयरफॉर, और क्योंकि ये सिंगल सेल से डेवलप होता है इसलिए जितनी भी सेल्स सेल कल्चर में बनती हैं उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। जो भी जेनेटिक मेकअप है सेल लाइन का वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म जेनेटिक मेकअप जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो सेल लाइन क्या है? परमानेंटली एस्टेब्लिश सेल कल्चर है जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए ग्रो करती हैं। उनको फ्रेश मीडियम और स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है और जो भी इनसे सेल्स बनती हैं उनका यूनिफॉर्म जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट होता है। इसी तरह से सेल कल्चर। अब सेल कल्चर क्या है? सेल कल्चर का मतलब होता है जो भी हम पर्टिकुलर प्लांट या फिर एनिमल से सेल्स को रिमूव करते हैं और आर्टिफिशियल मीडियम या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देकर उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। सेल कल्चर का मतलब क्या है कि जो भी सेल्स हैं उनको हमने एनिमल या प्लांट से रिमूव करना है और उनको क्या प्रोवाइड करना है? फेवरेबल आर्टिफिशियल मीडियम, जिससे कि ये क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी। इसको आप क्या बोलते हैं? सेल कल्चर बोलते हैं। तो जो भी सेल्स हैं वो कैसे रिमूव होती हैं? वो रिमूव हो सकती हैं टिश्यू से डायरेक्टली, या फिर सेल्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? इंजाइमेटिक या मैकेनिकल मीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और they may be derived from the cell line or cell strain that has already been established। तो जो भी सेल लाइन हमारे पास डेवलप हुई हो उस सेल लाइन से भी हम सेल कल्चर जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो जो सेल कल्चर्स होती हैं, सेल कल्चर में क्या करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल से सेल को रिमूव किया जाता है और उनको आर्टिफिशियल मीडियम या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देकर क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। तो टिश्यू से जब हम रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एंजाइमेटिक या मैकेनिकल मींस जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि उस टिश्यू से हम पर्टिकुलर सेल को निकाल सकें। प्राइमरी कल्चर। अब प्राइमरी कल्चर क्या होती है? प्राइमरी कल्चर का मतलब होता है इट इज़ अ स्टेज ऑफ कल्चर। जैसे ही आप किसी प्लांट या एनिमल से उसके पार्ट से सेल्स को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद क्या किया जाता है? आइसोलेशन करवाने के बाद आप क्या करवाते हैं? आर्टिफिशियल मीडियम में उसकी ग्रोथ करवाते हैं। तो जो भी ग्रोथ करवाई जाती है, जो भी कल्चर बनती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सेल फ्रॉम द प्लांट
टिश्यू, इसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। मतलब कि कोई प्लांट टिश्यू है, उस प्लांट टिश्यू से जो भी आप सेल को रिमूव करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, उन सेल को आप क्या बोलते हो? प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। So primary culture refer to stage of the culture after the cells are isolated from the tissue and proliferated under the appropriate conditions। ठीक है, और ये तब तक डिवाइड करेंगी जब तक कि ये पूरे सबस्ट्रेट के ऊपर ये सेल्स कन्फ्लुएंस को रिसीव ना कर सके। जैसे मान लो ये हमने सबस्ट्रेट डाला है, तो एक्चुअल में जो भी सेल्स डिवाइड करती हैं वो तब तक डिवाइड करेंगी जब तक कि ये पूरा सबस्ट्रेट इसको ये फिलअप ना कर दे। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। मतलब कि हम प्लांट का टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू से सेल को रिमूव करेंगे और फिर उसको सबस्ट्रेट देके उसकी प्रोलिफरेशन करवाएंगे, तो इसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। अब प्राइमरी कल्चर करवाने के बाद हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ता है? ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को फर्दर वेसल्स लेकर, नए वेसल्स लेकर क्या करवानी पड़ती है? एक एक सेल को रिमूव करके दोबारा से इनकी कल्चरिंग करवानी पड़ती है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं? सब कल्चर बोलते हैं, या फिर उसको पसाजिंग बोलते हैं। तो प्राइमरी कल्चर से जो नेक्स्ट कल्चर बनाई जाती है उसको या सब कल्चरिंग बोलेंगे या फिर पसाजिंग बोलेंगे। और ये कैसे होता है? जो भी हम सब कल्चरिंग करवाते हैं या पसाज करवाते हैं न्यू वेसल में, हमें उसमें फ्रेश ग्रोथ मीडियम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उन सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सके। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि प्राइमरी कल्चर क्या होती है। मतलब कि कोई भी प्लांट या एनिमल का टिश्यू है, उस टिश्यू से आप किसी सेल को रिमूव कर रहे हैं, उस सेल को आप क्या कर रहे हैं? सबस्ट्रेट देकर उसकी प्रोलिफरेशन करवा रहे हैं, जिसको कि आप बोल रहे हैं प्राइमरी कल्चर। और उसकी प्रोलिफरेशन के बाद उन सेल्स को न्यू वेसल्स में ऐड करके सब कल्चरिंग करवाई जा रही है, नई नई सेल्स बनाई जा रही हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कल्चर या फिर सब कल्चर बोलते हैं। होपफुली आपको प्राइमरी कल्चर या सब कल्चर का पता लगा होगा। अब हम बात करेंगे सेल लाइन या फिर सब क्लोन्स क्या होते हैं। अब ध्यान से सुने। आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर, जब भी आप फर्स्ट सब कल्चरिंग करते हैं, द प्राइमरी कल्चर बिकम्स नोन एज सेल लाइन और सब क्लोन बोलते हैं। जैसे कि जो आप फर्स्ट टाइम सब कल्चरिंग करवा रहे हैं, तो प्राइमरी कल्चर को आप क्या बोलते हो? सेल लाइन या फिर सब क्लोन। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा बताऊं कि जैसे आपने टिश्यू लिया, इस टिश्यू से सेल को रिमूव किया, सेल को रिमूव करने पर प्राइमरी कल्चर बनाई, और प्राइमरी कल्चर के बाद ऑब्वियसली क्या बना? सब कल्चर बना। तो भाई जो प्राइमरी कल्चर होगा, उसी प्राइमरी कल्चर को आप क्या बोलते हैं? सब क्लोन बोलते हैं या फिर बोलते हैं सेल लाइंस बोलते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट सब कल्चर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कि जो फर्स्ट सब कल्चर है उसको आप क्या बोलते हैं? सेल लाइन या फिर सब क्लोन बोलते हैं। The term cell line refers to the propagation of the culture after the first subculture। तो फर्स्ट सब कल्चर के बाद जो भी प्रोपगेशन होगा उसको आप क्या बोलोगे? सेल लाइन बोलोगे। मतलब कि फर्स्ट सब कल्चर के बाद, आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर, फर्स्ट सब कल्चर के बाद जो प्राइमरी कल्चर होती है उसको आप बोलते हैं सब लाइन या फिर सब क्लोन बोलते हैं। सेल लाइन डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी कल्चर हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पान। जो भी प्राइमरी कल्चर से हम सेल्स को ऑब्टेन करते हैं उनका लाइफ स्पैन कैसा होता है? लिमिटेड होता है, मतलब कि फाइनाइट होता है। एंड एज दे आर पसाज्ड, सेल्स विद हाईएस्ट ग्रोथ कैपेसिटी प्रीडोमिनेट and that resulting in a degree of genotypic and phenotypic uniformity in the population। तो जैसे जैसे आप सेल्स की कल्चरिंग करवाते हैं, उनका जीनोटाइप और उनका फिनोटाइप जो है वो कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। ये सेल लाइन की स्पेशलिटी है कि उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा।
इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रेन कि सेल स्ट्रेन क्या है। तो अगर सेल स्ट्रेन की बात करते हैं, सो इफ़ अ सब पॉपुलेशन ऑफ सेल लाइन इज़ पॉजिटिवली सिलेक्टेड, अगर हम जो सेल लाइन है उसकी सब कल्चरिंग को सिलेक्ट करें, पॉजिटिवली सिलेक्ट करें फ्रॉम द कल्चर बाय क्लोनिंग और सम अदर मेथड, दिस सेल लाइन देन बिकम अ सेल स्ट्रेन। तो जो भी सेल लाइन की सब पॉपुलेशन है, बस इतना ध्यान रखना है कि सेल लाइन की जो सब पॉपुलेशन होती है भाई, उस सब पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल स्ट्रेन बोलते हैं। सो द सेल लाइन बिकम अ सेल स्ट्रेन। Cell strain often acquire additional genetic changes subsequent to the initiation of the parental line। और सेल स्ट्रेन की खासियत ये होती है कि सेल लाइन के कंपैरिजन में सेल स्ट्रेन में एडिशनल जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए होते हैं। तो सेल लाइन में क्या होते हैं, एडिशनल जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जबकि जो सेल लाइन है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। जबकि जो सेल स्ट्रेन होती है वो कैसी होती है, उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशंस या जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो करवाए होते हैं, दैट इज सेल स्ट्रेन। और सेल स्ट्रेन को बनाते कहाँ से हैं, सेल लाइन से बनाते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखने की कोशिश करें इस डायग्राम में, जैसे मान लो हमारे पास माउस है या मैमल है या एम्ब्रियो है या एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, बिकॉज स्टेज ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जैसा कि आप देखो यहाँ पर हमें ये ऑर्गन दिखाई दे रहा है और इस ऑर्गन का हम ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है उसको कट कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो आपने एक्सप्लांट लिया होगा, इस एक्सप्लांट को आप मैकेनिकल या इंजाइमेटिक क्या करवाएंगे, डाइजेशन करवाएंगे। एक्सप्लांट को छोटे छोटे फाइन पीसेस में कट करने के बाद आप क्या करेंगे, या तो इंजाइमेटिक या मैकेनिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे। जैसे ही इंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगी, ऑब्वियसली सेल्स क्या होंगी, अलग, और उन सेल्स को आप क्या करेंगे, सबस्ट्रेट देंगे, वेसल में सबस्ट्रेट देंगे, और उन सबस्ट्रेट पर जो सेल्स होंगी उनको आप क्या करवा देंगे, प्रोलिफरेट करवा देंगे, जिसको कि हम क्या बोलेंगे भाई, प्राइमरी कल्चर बोलेंगे। प्राइमरी कल्चर के बाद जो फर्स्ट सब कल्चर करवाई जाती है, आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर क्या बनाई जाती है, फिर सेल लाइन बनाई जाती है, और सेल लाइन से क्या बनता है, सेल स्ट्रेन बनता है। तो होपफुली ये डायग्राम आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गन लेंगे, ऑर्गन से क्या निकालेंगे, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को क्या करना है, फाइन पीसेस में कट करना है। कट करने के बाद उसको इंजाइमेटिक मैकेनिकल डाइजेशन देंगे, और इंजाइमेटिक या मैकेनिकल डाइजेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट लेंगे और उस सबस्ट्रेट पर सेल्स को प्रोलिफरेट करवाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर से जो सब कल्चरिंग करवाई जाएगी, उस सब कल्चरिंग को आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सेल लाइन बोलेंगे। और सेल लाइन से जो सेल्स बनेंगी उनको आप क्या बोलोगे, जिसमें कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होंगी, उसको आप बोलोगे सेल स्ट्रेन बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ कल्चर क्या होती हैं भाई। जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि सबसे पहले आपने टिश्यू लेना है, ऑर्गन लेना है, ऑर्गन से टिश्यू को सेपरेट आउट करेंगे। टिश्यू को अलग करने के बाद उसकी डिसएग्रीगेशन करवाई जाएगी, जिससे कि हमारे पास क्या बनेगी, प्राइमरी सेल कल्चर। जो प्राइमरी सेल कल्चर होती है इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, कुछ एक प्रोलिफरेशन के बाद भाई इसमें डेथ हो जाती है प्राइमरी सेल कल्चर में। इसीलिए हम प्राइमरी सब सेल कल्चर से क्या करते हैं, सब कल्चरिंग करते हैं और या पसाजिंग करते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या बनती है, फाइनाइट सेल कल्चर बनती है। जो फाइनाइट सेल कल्चर है वहाँ से हमारे पास आएंगी कॉन्टिन्यूस सेल लाइन, जो कि इमॉर्टलाइज्ड सेल लाइन है, जो कि एक्वायर करती हैं एबिलिटी ऑफ प्रोलिफरेशन इनफाइनेटली या इनडेफिनेटली। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि सबसे पहले आपने ऑर्गन लेना है, उस ऑर्गन से टिश्यू को निकालना है, टिश्यू की डिसइंटीग्रेशन करवानी है, प्राइमरी सेल कल्चर होगी, प्राइमरी सेल कल्चर से आपने फाइनाइट सेल कल्चर तैयार करनी है और फाइनाइट से कॉन्टिन्यूस सेल
कल्चर जो है या सेल लाइन जो है उसको तैयार करेंगे। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ कल्चर। इसी तरह से कल्चर के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, हर एक सेल टाइप के लिए कल्चर कंडीशंस वेरी करती हैं। लेकिन जो भी हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि कोई हमारा पर्टिकुलर सेल जो है जिसको कल्चर करवाया जाता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सूटेबल वेसल होना चाहिए। और वेसल के साथ साथ फॉलोइंग जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है वो आपको ऐड ऑन करनी है। जैसे कि आपको क्या डालना होता है, सबस्ट्रेट या फिर मीडियम। जो भी सबस्ट्रेट डालते हैं या मीडियम डालते हैं उसमें प्रेजेंट होने चाहिए एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स और साथ में मिनरल्स। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होने चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स, और साथ में प्रेजेंट होने चाहिए हार्मोन्स। जो भी कल्चर करवाई जाएगी उसके लिए प्लीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी सबस्ट्रेट या मीडियम होगा उसमें अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स की प्रेजेंस चाहिए और साथ में हार्मोन्स। प्लांट है तो प्लांट के हिसाब से हार्मोन लगेंगे, जैसे ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन जिबरिल एसिड है, और अगर एनिमल होगा तो एनिमल के हिसाब से हार्मोन्स ऐड किए जाएंगे। इसी तरह से गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपको फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट मतलब कि पीएच है या ऑस्मोटिक प्रेशर है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो सेल होती हैं वो एनकरेज डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि उनको क्या चाहिए भाई, कोई ना कोई एनकरेज जो है वो चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट बी कल्चर्ड वाइल अटैच टू द सॉलिड और सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सेल्स को ग्रो करने के लिए सेमी सॉलिड या सॉलिड मीडियम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद जो भी सेल्स हैं वो मोनोलेयर की फॉर्म में यहाँ पर ग्रो करती हैं। वाइल अदर कैन बी ग्रोन फ्लोटिंग इन द कल्चर मीडियम, जिसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कल्चर। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि जैसे मान लो सस्पेंशन कल्चर क्या है, सॉलिड कल्चर क्या है। मान लीजिए आपने ये वेसल लिया और इसमें सबस्ट्रेट ऐड कर दिया है। अब अगर इस सबस्ट्रेट के ऊपर सेल्स यहाँ पर ऐड ऑन हो रही हैं, इसको आप बोलोगे एनकरेज डिपेंडेंट। लेकिन इसी तरह से अगर हमने जो सेल्स ली हैं वो कल्चर मीडियम में फ्लोट कर रही हैं तो इसको आप क्या बोलते हो, सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे कि जब भी हम सब कल्चरिंग करवा रहे हैं या जो भी हमारे पास सेल्स हैं उनको प्रॉपरली प्रिजर्व भी तो करना है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हमें प्रोटेक्टेंट वगैरह जो है उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड है या ग्लिसरॉल जो है इसको ऐड ऑन करते हैं। और जो भी हमारा स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री के करीब जो है वो होना चाहिए। सेल लाइंस को स्टोर करने के लिए जो भी हमारा टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, -196 डिग्री के करीब होना चाहिए। भाई क्रायो प्रिजर्वेशन उसी में ही करवाई जा सकती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स इन द कल्चर। अब हम देखेंगे कि जो भी हम सेल कल्चर करवा रहे हैं उसमें जो भी हमारे पास सेल्स हैं वो किस तरह से हैं। तो आप ध्यान रखो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सेल्स कल्चर में होंगी उनको हम डिवाइड करते हैं 3 बेसिक कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर शेप एंड अपीयरेंस। जैसे कि हमारे पास आती हैं नंबर 1 फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जो कि कैसे होंगी, बाईपोलर या मल्टीपोलर, जो कि इलोंगेटेड शेप की होती हैं एंड दे ग्रो अटैच टू दी सबस्ट्रेट। इसी तरह से सेकेंड टाइप में अगर हम बात करें तो हमारे पास है एपिथेलियल सेल्स, जो कि कैसे होंगी, पॉलीगोनल शेप में होती हैं और ज़्यादातर उनके रेगुलर डायमेंशंस होते हैं। और जब भी उनकी ग्रोथ होती है दे अटैच टू अ सबस्ट्रेट इन अ डिस्क्रीट पैचेस। इसी तरह से अगर हम लिम्फोब्लास्ट लाइक सेल्स की बात करते हैं जो कि स्पेशल शेप की सेल्स होती हैं और जब भी ये ग्रो करेंगी सस्पेंशन में तो ये विदाउट अटैचिंग टू दी सरफेस, तो ये सरफेस के साथ अपनी अटैचमेंट शो नहीं करती हैं। तो 3 टाइप्स की सेल कल्चर कौन सी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं, हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं और लिम्फोब्लास्ट लाइक सेल्स हैं। अब सेल्स एंड टाइप्स की अगर हम बात करें सेल लाइन में तो हमारे पास जैसे कि नॉर्मल सेल्स आएंगी, ट्रांसफॉर्म सेल आएंगी और साथ में स्टेम सेल आएंगी। नॉर्मल सेल क्या होती है, जो कि हम किसी ट्यूमर टिश्यू से लेते हैं और उसके बाद कल्चर करवाते हैं एज अ सिंगल सेल टाइप।
ट्रांसफॉर्म सेल क्या होती है? नॉर्मल सेल है जिसमें जेनेटिक चेंजेस जो हैं उनको करवाया जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म सेल बोलते हैं। और एक होती है स्टेम सेल। जो भी स्टेम सेल्स होती हैं वो मास्टर सेल्स होती हैं जो कि बाकी सेल्स को क्या करती हैं? जनरेट करती हैं या डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो सेल्स कितनी है? नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म्ड एंड स्टेम सेल। ट्रांसफॉर्म सेल में जेनेटिक चेंजेस होते हैं, नॉर्मल सेल सिंगल टाइप की होती है, और जो स्टेम सेल होती हैं वो मास्टर सेल है जिससे कि न्यू सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन देखी जाती है। इसी तरह से टाइप ऑफ सेल लाइंस की बात करते हैं तो दो टाइप के सेल लाइन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास आता है फाइनाइट सेल लाइन और एक होती है कंटिन्यूस सेल लाइन। फाइनाइट सेल लाइन और कंटिन्यूस सेल लाइन। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे फाइनाइट सेल लाइन के लिए। तो नॉर्मली जो भी सेल्स हैं वो जब डिवाइड करती हैं तो भाई उनके डिवीज़न करने का एक नंबर लिमिटेड होता है, मतलब कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। ठीक हो गया। सो विच इज़ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड इवेंट, जिसको कि उसके बाद क्या करती हैं? सेल की डेथ हो जाती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेल डिवाइड करेंगी, डिवाइड करने के बाद सेनेसेंस होता है और उन सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर है? ऐसी सेल लाइन को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेल लाइन। अब ये जो फाइनाइट सेल लाइन होती है जैसे कि नॉर्मली 20 to 100 टाइम जो है वो क्या करेंगी? मल्टीप्लाई करेंगी। एक्सटेंशन से पहले, डेथ होने से पहले 20 से 100 टाइम तक क्या करती हैं? ये सेल डिवाइड करती हैं। द एक्चुअल नंबर ऑफ डबलिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज, सेल लाइनिएज डिफरेंस एंड कल्चर कंडीशन। अब ज़रूरी नहीं है कि 20 to 100 टाइम, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ कौन सी है या सेल लाइनिएज क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन सेल है उसका जो डिवीजन टाइम आता है वो 50 to 100 टाइम्स जो है वो डिवाइड कर सकती है, जबकि जो म्यूराइन सेल्स होती हैं उनके डिवीज़न का टाइम जो है वो 30 to 50 टाइम्स जो है वो देखा जाता है बिफोर डाइंग। तो फाइनाइट सेल लाइन क्या होगी? फाइनाइट सेल लाइन वो होंगी जो सेल पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम के लिए डिवाइड करेंगी और डिवाइड करने के बाद उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कंटिन्यूस सेल लाइन और इमॉर्टल सेल लाइंस। अब जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन अ फाइनाइट सेल लाइन अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप एक फाइनाइट सेल लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे और उसकी जो डिवीज़न की पावर है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, इंडेफिनेट हो जाएगी, उसको आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूस सेल लाइन बोलेंगे। तो जो भी कंटिन्यूस सेल लाइन होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है, डेथ नहीं होती, मतलब इमॉर्टल होती हैं या ट्यूमरोजेनिक होती हैं। जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो यूज़ होंगी जैसे कि कॉन्टिन्यूस सेल लाइन में, जिसको कि आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? नॉर्मल प्राइमरी सेल कल्चर या सेल स्ट्रेन से ये सेल्स आ सकती हैं। इसके लिए आपको उन सेल्स को किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? कार्सिनोजेंस, या फिर उनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस से क्या करना पड़ेगा? इन्फेक्शन देना पड़ेगा। तो भाई फाइनाइट सेल लाइन क्या हुई? जिसमें कि डेथ हो जाती है कुछ एक डिवीज़न के बाद। और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन क्या हुई? जिसमें कि इमॉर्टैलिटी होगी, नंबर ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगी? ये डिवाइड करेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख ही रहे हैं। अब इस डायग्राम में जैसे कि वीक इन कल्चर दिया हुआ है और यहाँ पर सारा बताया हुआ है कि जैसे ये देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी कल्चर है, जो भी यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं ये प्राइमरी कल्चर की हैं। यहाँ पर हमने सेकेंड वीक में क्या करवा दी है? हमने करवा दी है फर्स्ट सब कल्चर। अब फर्स्ट सब कल्चर के बाद जैसे कि ये सेकेंड सब कल्चर है या बाकी की जो सब कल्चरिंग आ रही हैं, यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी उनको आप क्या बोलोगे? सेल लाइन बोलोगे। मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट सब कल्चर के बाद जो सेल्स बनती हैं उनको आप क्या बोलते हो? सेल लाइन बोलते हैं। सेल लाइन में यहाँ पे क्या करवाई जाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं तो कायदे से क्या होगा कि और ज़्यादा डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। और अगर ये ज़्यादा डिवाइड ना की, डेथ हो गई, उस वक्त पे हमारे पास क्या आ जाएगी? फाइनाइट सेल लाइन। तो होपफुली आप यहाँ पर समझ गए होंगे, इस डायग्राम से आप ये समझ गए होंगे
कि फर्स्ट सब कल्चर के बाद जो सेल्स बनती हैं उनको आप क्या बोलते हैं, सेल लाइन बोलते हैं। और अगर उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो हम उनसे क्या बनती है, कंटिन्यूस सेल लाइन बनती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि फाइनाइट और कंटिन्यूस सेल लाइन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि ग्रोथ रेट देखो, जो भी फाइनाइट सेल लाइन होती है उसमें ग्रोथ रेट स्लो होता है, जबकि जो कंटिन्यूस सेल लाइन है उसमें ग्रोथ रेट कैसा होता है, फास्ट होता है। मोड ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो फाइनाइट सेल लाइन मोनोलेयर में ग्रो करती है, और जो कंटिन्यूस सेल लाइन होती है या तो वो सस्पेंशन की फॉर्म में या मोनोलेयर की फॉर्म में ग्रोथ करती है। ईल्ड की बात करें तो फाइनाइट सेल लाइन का ईल्ड कम है और कंटिन्यूस सेल लाइन की ईल्ड ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जो फाइनाइट सेल लाइन है वो नॉर्मल होती है, जबकि जो कंटिन्यूस है उसको ट्यूमरोजेनिक है या फिर इमॉर्टल होती है, कैंसरस टाइप की होती हैं। प्लॉइडी की बात करें तो फाइनाइट सेल लाइन यूप्लॉइड होती है, जबकि कंटिन्यूस सेल लाइन जो है वो एन्यूप्लॉइड होती है। एनकरेज डिपेंडेंसी की बात करें तो फाइनाइट सेल को एनकरेज चाहिए, जबकि कंटिन्यूस को नहीं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की बात करें तो फाइनाइट सेल लाइन में होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कि अगर एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में अगर हो तो ये उसको इनहिबिट करती है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो फाइनाइट सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टिन्यूस सेल लाइन में एब्सेंट है। क्लोनिंग एफिशिएंसी फाइनाइट सेल लाइन की कम होती है, जबकि कॉन्टिन्यूस सेल लाइन की ज़्यादा होती है। सीरम रिक्वायरमेंट हाई रहेगा फाइनाइट सेल लाइन के लिए, जबकि कॉन्टिन्यूस सेल लाइन के लिए लो रहता है। मार्कर्स की बात करें तो भाई टिश्यू स्पेसिफिक मार्कर्स फाइनाइट सेल लाइन में होते हैं और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन में ये क्रोमोसोमल या फिर एंजाइमेटिक है। तो जो भी आपको ये टेबल नज़र आ रहा है इसमें फाइनाइट सेल लाइन और कंटिन्यूस सेल लाइन में प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस जो हैं वो शो हो रहे हैं कि ग्रोथ रेट कैसा होगा, मोड ऑफ ग्रोथ है या ईल्ड है या ट्रांसफॉर्मेशन है या प्लॉइडी है या मार्कर्स कौन कौन से हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसा कि इस डायग्राम में भी मैंने कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेल लाइन में डिफरेंसेस। जैसे कि हमने अभी प्लॉइडी के बारे में बताया तो यूप्लॉइड होती है हमारी फाइनाइट और कॉन्टिन्यूस जो है वो एन्यूप्लॉइड होती है। ट्रांसफॉर्मेशन बताई नॉर्मल और वो ट्रांसफॉर्म्ड है। ट्यूमरोजेनिसिटी बताई तो जो फाइनाइट है वो हमारी नॉन ट्यूमरोजेनिक है, जबकि जो हमारी कॉन्टिन्यूस सेल लाइन होती है वो ट्यूमरोजेनिक होती है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। इसी तरह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो फाइनाइट में होगी और कंटिन्यूस में नहीं होगी। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी तरह से नॉमेनक्लेचर ऑफ ए सेल लाइन, जब भी आप किसी सेल लाइन की नेमिंग करते हैं तो उसको नॉमेनक्लेचर कैसे प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि जो भी सेल लाइन है उसका एक प्रॉपर कोड जो है, डेजिग्नेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि मान लो हमारे पास NHB21 रिप्रेजेंट, अब ये जो NHB21 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि NHB का मतलब आएगा नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, जिसमें कि ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है जो कि सेल स्ट्रेन कौन सी फॉलो हो रही है, सेल लाइन का नंबर दिया जा रहा है दैट इज़ 2 और क्लोन का नंबर कितना है 1 है। तो NHB21 में जो NHB है वो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है 2, और जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। So while naming the cell line, it is absolutely necessary to ensure that each cell line designation is unique. हर एक सेल लाइन जो है वो अलग डेजिग्नेशन की होनी चाहिए, कोई उनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ताकि आप गलत सेल लाइन को रीड ना करें या उसको यूज़ ना करें। Further, at the time of publication, the cell line should be prefixed with a code designating the laboratory from which it was obtained। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जैसे कि NCI है, NCI का मतलब होता है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, और WI का मतलब क्या होगा, विस्टर इंस्टीट्यूट। तो मतलब कि आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपने वो सेल लाइन ली है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा
कि वो सेल लाइन दरअसल ली कहाँ से है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम स्ट्रेन के हिसाब से या क्लोन नंबर के हिसाब से सेल लाइन जो है उसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सेल लाइन, अब जो भी क्राइटेरिया है कि हम किसी भी सेल लाइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्राइटेरिया आपने देखना है। सबसे पहले जैसे कि स्पीशीज, तो जनरल में जैसे नॉन ह्यूमन सेल लाइन है that have less risk of biohazards, hence preferred. However, species difference need to be taken into account while extrapolating the data to the humans. Functional characteristic, जैसे कि आपको बताना पड़ता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर सेल लाइन से, उसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लीवर है या किडनी है, डिराइव्ड सेल लाइन में बी मोर सुटेबल फॉर टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। जैसे कि मान लो आप किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब किस सेल लाइन के ऊपर करेंगे, तो उसके लिए लीवर या फिर जो किडनी डिराइव सेल लाइन होती है उसके ऊपर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए। इसी तरह से जैसे कि अभी फिर से हम बात कर रहे हैं फाइनाइट या कंटिन्यूस सेल लाइन, तो मैंने ये आपको पहले बता दिया कि जो फाइनाइट या जो हमारी कंटिन्यूस सेल लाइन है वो ग्रो करती है फास्टर, इजी टू क्लोन एंड इजी टू मेंटेन, और इसकी यील्ड भी कैसी होती है, ज़्यादा। बट इट इज़ डाउटफुल वेदर द कंटिन्यूस सेल लाइन एक्सप्रेस द राइट एंड एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ द सेल्स, लेकिन ये बता नहीं सकते कि क्या वो पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। देयरफॉर सम वर्कर्स सजेस्ट द यूज़ ऑफ फाइनाइट सेल लाइन ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं कि कॉन्टिन्यूस सेल लाइन के कंपैरिजन में जो हमारी फाइनाइट सेल लाइन है उसको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। तो फाइनाइट सेल लाइन जो है उसको हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। नॉर्मल या फिर ट्रांसफॉर्म्ड, सो ट्रांसफॉर्म सेल लाइन में क्या होता है, ऑब्वियसली उसमें हमने जेनेटिक मेकअप चेंज किया होगा, तो ग्रोथ रेट जो है उसको हम बढ़ा देंगे और उसकी हायर प्लेटिंग एफिशिएंसी होगी एंड रिक्वायर लेस सीरम इन मीडिया, बट दे हैव अंडरगोन अ परमानेंट चेंज इन देयर फिनोटाइप थ्रू अ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रोथ करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ग्रोथ पैरामीटर्स यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, एबिलिटी टू ग्रो इन द सस्पेंशन, सैचुरेशन डेंसिटी है या क्लोनिंग एफिशिएंसी है। ये सब पॉइंट जो है वो हमें ध्यान में रखने होते हैं सेल लाइन ग्रोथ करैक्टरिस्टिक के लिए। स्टेबिलिटी, जो भी सेल लाइन की स्टेबिलिटी है पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू क्लोनिंग एंड जनरेशन ऑफ एडिक्वेट स्टॉक एंड स्टोरेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप सेल लाइन लें उसकी स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जो भी सेल लाइन आप ले रहे हैं वो राइट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी सेल लाइन है उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो सेल लाइन हम ले रहे हैं। जैसा कि कुछ एक एग्जांपल है, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हीला सेल लाइन है, ये जो हीला सेल लाइन है ये ह्यूमन बीइंग से निकाली जाती है और इसका जो टिश्यू है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए है। इसी तरह से 293T है, ये भी ह्यूमन से ही यूज़ करते हैं और ये एम्ब्रियोनिक किडनी से निकाले जाता है। इसका जो ओरिजिन टिश्यू है वो किडनी है। A549 है, ह्यूमन से निकालते हैं लंग कार्सिनोमा से। जो ALC है वो म्यूराइन से लेते हैं और वो बोन मैरो ओरिजिन टिश्यू है। अगर CHO की बात करें तो ये निकाला जाता है हैमस्टर से, हैमस्टर की ओवरी से। जो HB54 है ये हाइब्रिडोमा है, हाइब्रिडोमा से निकालते हैं। FM3 को आप ह्यूमन या मेटास्टेटिक लिम्फॉइड जो हैं, लिम्फॉइड नोड जो हैं वहाँ से निकालते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम सेल लाइंस, ऑर्गेनिज्म एंड देयर ओरिजिन टिश्यूज। यहाँ पर भी फाइनाइट सेल लाइन और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन के कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि फाइनाइट सेल लाइन में जैसे कि MRC5 है जो कि फाइब्रोब्लास्टिक है, ह्यूमन लंग से लेते हैं। MRC9 है। इसी तरह से अगर कॉन्टिन्यूस सेल लाइन की बात करें तो A9 है, BHK21 है, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी आप आसानी से याद कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे कि LS है,
L929 है या हीला, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा चार्ट है जो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइन, जिसमें कि फाइनाइट और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन जो है वो दोनों बताई गई हैं। अब यहाँ पे हम एनिमल सेल लाइन और उनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन ट्यूमर है तो वहाँ से एंजियोजेनिक फैक्टर्स निकलेंगे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स हैं तो इंटरफेरॉन्स हैं निकलेंगे, माउस फाइब्रोब्लास्ट लेते हैं तो हम इंटरफेरॉन्स बना सकते हैं, ह्यूमन किडनी है तो वहाँ से यूरोकाइनेज बनेगा। अगर ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन किडनी सेल लाइन है, TCL है, तो सिंगल चेन यूरोकाइनेज टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर निकाल सकते हैं। अगर ह्यूमन किडनी सेल 293 है तो ह्यूमन प्रोटीन बन सकती है। डॉग किडनी है तो कैनाइन डिस्टेम्पर वैक्सीन बन सकता है। काऊ किडनी है तो हम फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन बना सकते हैं। चिक एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है तो वहाँ से हम इन्फ्लुएंजा, मीजल या माम्स के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। या डक एम्ब्रियो फ्लूइड है तो वहाँ से हम रेबिस या रूबेला के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी है तो यहाँ से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट निकल सकते हैं, टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर निकल सकता है, बी एंड गामा इंटरफेरॉन्स आ सकते हैं, और फैक्टर नंबर 8 जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो सेल लाइंस बनाई जाती हैं, इन सेल लाइन को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं इन सेल लाइंस से। इसी तरह से अब एप्लीकेशन देखो, सेल लाइन की एप्लीकेशन क्या है। अगर आप एंटी कैंसरस ड्रग को स्टडी करना चाहते हैं, या सेल बेस्ड बायो एसे हैं, या किसी साइटोटॉक्सिसिटी को स्टडी करना चाहते हैं, या आप ड्रग्स की इन विट्रो स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, या एंटीवायरल वैक्सीन की प्रोडक्शन है, कैंसर का रिसर्च करना चाहते हैं, सेल फ्यूजन टेक्निक्स हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशंस हैं, या फिर आप किसी भी सेल लाइन को यूज़ करके टॉक्सिन्स या पॉल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, या फिर जो भी नर्व सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को स्टडी कर सकते हैं, या फिर जो भी क्रोमोसोमल एनालिसिस है, जो अगर मदर वॉर्म से सेल डिराइव करते हैं तो क्रोमोसोमल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेल लाइंस। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जो भी आपको PDF है वो इस लेक्चर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और जो भी रेफरेंस है वो मैंने स्लाइड शेयर, जो नरसिम्हा कुमार जीवी का स्लाइड शेयर है, वहाँ से कंटेंट जो है वो लिया गया है, ये रेफरेंस में है। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।